नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन हैं, हम सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। चाहे आप SSC के एग्जाम्स देखिए, बैंकिंग एग्जाम्स देखिए या कोई भी स्टेट एग्जाम्स देखिए, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो राष्ट्रपति की जो भी शक्तियाँ हैं या उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। इससे पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति के पद और उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे, जो कि संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों के बारे में, उनकी प्रशासनिक शक्तियाँ, वैधानिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में, किन किन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देखिए, अगर प्रशासनिक शक्तियों की बात की जाए तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। और ध्यान रखना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, इनका निर्वाचन नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सभी राज्यों के राज्यपाल, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके साथ ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके साथ देखिए, चेयरमैन ऑफ UPSC, लोक सेवा संघ आयोग के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही मेंबर ऑफ UPSC, इनके जो भी सदस्य हैं UPSC के, उन सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके साथ ही देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष, अगर आपसे पूछा जाए वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति ही वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। इसके साथ ही राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के बाद देखिए, SC व ST आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। SC व ST आयोग के अध्यक्ष। इसके बाद देखिए, अल्पसंख्यक जनजाति आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके साथ ही देखिए, कैग की नियुक्ति, कैग के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही भारतीय राजदूत, इंडियन एम्बेसडर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सैन्य बलों के अध्यक्ष की नियुक्ति, सैन्य बलों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके साथ ही देखिए, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। तो ये राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां हैं। एक बार फिर से हम देखें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, इनका निर्वाचन नहीं किया जाता है। इसके साथ ही देखिए, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर ही प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। केंद्रीय सचिव की नियुक्ति सभी राज्यों के राज्यपाल हैं जो भी, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और
हाईकोर्ट के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और मेंबर ऑफ यूपीएससी, लोक सेवा संघ आयोग के चेयरमैन और उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके साथ ही देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एससी और एसटी आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक जनजाति आयोग के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके साथ ही देखिए इंडियन एम्बेसडर्स, भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके साथ देखिए जो भी सैन्य बल है उनके अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और इसके साथ ही एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो ये सभी राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। या कोई भी पद दे दिया जाए और पूछा जाए इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। तो ये सभी राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां हैं। इसके साथ ही आगे देखिए हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वैधानिक शक्तियां। प्रधानमंत्री की नियुक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो आगे देखिए राष्ट्रपति की सभी वैधानिक शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी राष्ट्रपति की वैधानिक शक्तियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैधानिक शक्तियां, तो देखिए सबसे पहले अगर वैधानिक शक्तियों में बात की जाए तो आर्टिकल 79 आर्टिकल 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। आर्टिकल 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद का अभिन्न अंग कौन है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति ही संसद का अभिन्न अंग है, और ऐसा आर्टिकल 79 के तहत बताया गया है। संसद में देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और इसके साथ ही मीडिया को भी संसद का एक स्तंभ माना गया है, लेकिन मुख्य रूप से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही संसद के अंग होते हैं। आर्टिकल 79 में ही बताया गया है कि संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद देखिए आर्टिकल 85, इसके तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाएंगे। देखिए संसद के जो 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, उनको विभिन्न सत्र के लिए राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम कितना अंतराल हो सकता है, तो 6 माह से अधिक अंतराल 2 सत्रों के बीच में नहीं हो सकता। मैक्सिमम 6 माह का ही समय हो सकता है 2 सत्रों के बीच में, मैक्सिमम 6 माह का ही समय हो सकता है। भारत में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। शीतकालीन सत्र, इसके साथ ही बजट सत्र, और तीसरा है मानसून सत्र। ये 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं भारत में, और राष्ट्रपति ही संसद के दोनों सदनों को सत्रों के आयोजन के लिए बुलाते हैं। आर्टिकल 85 के तहत ऐसा बताया गया है। आर्टिकल 86 के तहत बताया गया है राष्ट्रपति के संसद में भाषण देने के बारे में। आर्टिकल 86 के तहत, आर्टिकल 86 के तहत राष्ट्रपति संसद में भाषण देते हैं। इसके साथ ही देखिए अगर आपसे पूछा जाए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। प्रोटेम स्पीकर है वो लोकसभा का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का।
आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आयोजित कर सकते हैं, बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को ही इकट्ठा बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन की अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्षता कौन करता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अगर संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन बुलाया किसके द्वारा जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। वीटो पावर राष्ट्रपति की वह शक्ति है जिसके द्वारा राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, किसी भी बिल को पास कर अगर नहीं करना चाहता है तो वीटो पावर के तहत उसको रोक सकता है। तो वीटो पावर देखिए, जो वीटो पावर के मुख्य प्रकार हैं, सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो। इसके तहत राष्ट्रपति इस वीटो पावर का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी भी बिल को पास होने से रोक सकते हैं, उसके ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं। यह एब्सोल्यूट वीटो होता है। इसके बाद देखिए सस्पेंसरी वीटो। सस्पेंसरी वीटो, इसके तहत अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेज सकता है। अब सस्पेंसरी वीटो के तहत राष्ट्रपति एक बार किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस सदन में भेज सकता है। इसके बाद देखिए एक आता है पॉकेट वीटो। नाम से ही पता लग रहा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है, किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है पॉकेट वीटो के द्वारा। अगर कोई भी विधेयक ऐसा है, अगर राष्ट्रपति नहीं चाहते कि उसके ऊपर हस्ताक्षर करूं, या फिर राष्ट्रपति नहीं चाहते उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए भेजा जाए, तो उसके लिए राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं और उसको अनिश्चित काल के लिए अपने पास ही रख सकते हैं। पॉकेट वीटो का प्रयोग आज तक एक ही बार किया गया है। 1982 से लेकर 1987 तक सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने ही एक बार वीटो पावर का प्रयोग किया था डाक संबंधी विधेयक पर। अगर आपसे पूछा जाए किसने वीटो पावर, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है, तो सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो पावर का प्रयोग किया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। 1982 से लेकर 1987 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, 1982 से लेकर 1987 तक। और सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने ही एक बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। और किस विधेयक पर, तो डाक संबंधी विधेयक पर। डाक संबंधी विधेयक पर एक ही बार सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। तो ये थी राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते, तो देखिए जो मनी बिल होता है उसके ऊपर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते। जो भी धन विधेयक है उसके ऊपर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। तो ये राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में था। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात की जाए तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है या तो कोई बाह्य आक्रमण होता है देश पर, या देश के अंदर सशस्त्र दंगे या कोई विद्रोह शुरू हो जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति आपात की घोषणा की जाती है। तो देखिए आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आज तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, तो आज तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। एक तो 1962 में भारत चाइना युद्ध के समय, इंडिया चाइना वार के समय पहली बार आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया था। इसके बाद 1971 में किया गया था इंडिया पाकिस्तान युद्ध के समय, इंडिया पाक वार के टाइम पर एक बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। और इसके बाद देखिए 1975 में इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। आज तक 3 बार ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है।
1962, 1971 एंड 1975 में। इसके बाद देखिए आर्टिकल 356 की बात की जाए, आर्टिकल 356, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। अगर केंद्र को लगे कि राज्य सरकार शासन चलाने में असमर्थ है तो उस समय राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा, यह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। वित्तीय आपात की घोषणा, तो फिर से देख लीजिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात की जाए तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। आज तक 3 बार ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। 1962 में इंडिया चाइना युद्ध के समय, 1971 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। 352 के बाद 356 आर्टिकल में बताया गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में। अगर केंद्र को लगे कि राज्य सरकार शासन चलाने में असमर्थ है तो उसमें राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। और इसके साथ आर्टिकल 360 में बताया गया है वित्तीय आपात की घोषणा, और आज तक वित्तीय आपात की कभी भी घोषणा नहीं की गई है, कभी भी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। तो ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां थी। इसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। इसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, इसके तहत देखिए आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास समाधान का अधिकार है। समाधान का अधिकार, इसके तहत राष्ट्रपति किसी की भी सजा चाहे तो कम करवा सकता है या फिर उसको खत्म कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की सजा को। इसी आर्टिकल 72 के तहत ही राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को भी रोक सकता है। तो आर्टिकल 72 के तहत आता है समाधान की शक्ति। इसके बाद देखिए आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह विचार विमर्श कर सकता है। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति विचार विमर्श कर सकते हैं। तो न्यायिक शक्तियों में फिर से देखें तो आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के पास समाधान का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति की फांसी को अगर रोकने का अधिकार है तो वो भी राष्ट्रपति के पास ही है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर सकते हैं। किसी भी कानूनी सलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति विचार विमर्श कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों की बात की जाए, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, तो आप सभी को पता है तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होते हैं। अगर सैन्य शक्तियों की बात की जाए तो राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, अगर आपसे पूछा जाए भारत में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन है तो राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन है तो वो भी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है तो यूएसए से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है किस पद्धति के द्वारा तो असंक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और यह जो प्रणाली है अप्रत्यक्ष मतदान की, यह आयरलैंड से ली गई है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के पद के लिए जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर्स 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए। तो जितने भी राष्ट्रपति के से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, फैक्ट्स थे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आर्टिकल, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब